नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज के आधुनिक युग में संतान उत्पत्ति के लिए कई नए नए वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं ताकि पुरुष अपना वंश आगे बढ़ा सके। वहीं प्राचीन समय में बहुत पहले वंश वृद्धि के लिए एक विशेष तरीका काम में लाया जाता था, जिसे नियोग प्रथा के नाम से जाना जाता था। इस प्रथा के अपने नियम व तरीके विशेष होते थे, अलग होते थे। उस समय यह प्रथा वैध मानी जाती थी। इस प्रथा का जिक्र मनुस्मृति नामक प्राचीन ग्रंथ में भी किया गया है। हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, उन्होंने बहुत पहले ही ऐसी कई खोजें और विशेष उपलब्धियां प्राप्त कर ली थी जो आज के समय में वैज्ञानिकों के लिए संभव नहीं है। नियोग विधि एक ऐसी विधि थी जिससे संतान प्राप्ति की जा सकती थी। नियोग विधि संतान प्राप्ति का ऐसा तरीका है जिसका वर्णन कई भारतीय धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर नियोग विधि से पैदा हुई संतानें। इनके जन्म की नियोग विधि में नियोक्ता पुरुष स्वयं ऋषि वेदव्यास जी थे। जन्म के समय से ही पांडु क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण स्वयं भी संतान पैदा करने में असमर्थ थे। इसी कारण से पांचों पांडवों का जन्म भी फिर नियोग विधि से ही हुआ था। लेकिन इनके नियोग में अलग अलग देवता नियुक्त पुरुष थे। आइए जानते हैं नियोग विधि और इसके विशेष नियम। मनुस्मृति के अनुसार पति अगर संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है तो कोई स्त्री पति की इच्छा से या अपने परिवार की इच्छा से किसी योग्य पुरुष से नियोग द्वारा संतान प्राप्त कर सकती थी। इसमें मुख्य शर्त यह थी कि वह व्यक्ति योग्य और सम्माननीय पुरुष होना चाहिए। अगर पति की अकाल मृत्यु हो गई है तब भी पत्नी संतान प्राप्ति के लिए अपने समकक्ष पुरुष से गर्भ धारण कर सकती थी। नियोग का पहला और अनिवार्य नियम है कि कोई भी महिला इस प्रथा का पालन केवल संतान प्राप्ति के लिए करेगी, न कि अपने आनंद के लिए करेगी। नियोग में शरीर पर घी का लेप लगाया जाता है ताकि पत्नी नियुक्त पुरुष से मन की वासना में जागृत न हो जाए और इस प्रथा का दुरुपयोग न हो सके। इसीलिए पुरुष अपने जीवन काल में सिर्फ 3 बार ही इस नियोग प्रथा का पालन कर सकता था। नियुक्त पुरुष केवल धन के पालन के लिए इस प्रथा को निभाएगा। इसका उद्देश्य केवल इतना होगा कि वह उस महिला को संतान प्राप्ति के में सहयोग कर रहा है। यहाँ इस बात का आशय मानसिक पवित्रता से है, न कि स्वयं का शारीरिक आनंद प्राप्त करने में है। महिला भी केवल संतान प्राप्ति के लिए इस विधि को अपना सकती है, अन्यथा दोनों घोर पाप के भागीदारी बनते हैं। नियोग प्रथा से जिस बच्चे का जन्म होगा उसे वैध माना जाएगा और वह बच्चा कानूनी रूप से पति पत्नी का बच्चा होगा, न कि नियुक्त व्यक्ति पुरुष का होगा। जो नियोग प्रथा में शामिल है उस व्यक्ति का वह बच्चा नहीं माना जाएगा। नियोग प्रथा से उत्पन्न होने वाले पुत्र को क्षेत्रज कहा जाता है। ये पुत्र पति पत्नी के क्षेत्रज संतान के रूप में वर्णित है। मनुस्मृति में ऐसा बताया गया है। नियुक्त पुरुष उस बच्चे के पिता होने का अधिकार नहीं मांग सकता था कभी भी। साथ ही उसे भविष्य में बच्चे से कोई रिश्ता रखने का बढ़ाने का अधिकार भी नहीं होता था। तो नियोग प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें कोई स्त्री किसी पति की मजबूरी के वह संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती थी और वह उसका पति और उसका परिवार चाहता था कि उसकी वंश वृद्धि आगे हो तो इस प्रथा को वह काम में लेती थी, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों, इस प्रथा के द्वारा जो मुख्य उद्देश्य था उस समय के सामाजिक ढांचे का वो यही था कि वंश को आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, आपको वंश वृद्धि का जो ये ढांचा बढ़ाने की प्रथा थी प्राचीन समय की, उसकी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। आपके उत्साह बढ़ाने से मेरे को आगे बढ़ने में सहयोग मिलता है। आपको अपना मूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।